स्टूडेंट्स, हमने अभी तक विश्व की जनजातियों के बारे में पढ़ा। अब हम भारत की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में सेकंड यूनिट से भारत की 6 जनजातियों के बारे में अध्ययन किया जाना है, जिसमें प्रमुख है टोडा, भील, नागा, गज्जर, संथाल और गोंड जनजाति। आज हम टोडा जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। टोडा जनजाति जो है दक्षिणी भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। यह जनजाति तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में स्थित नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती है। स्टूडेंट्स, जो नीलगिरी माउंटेन है, जिन्हें हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, ये वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है और इनकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेटा है। कहा जाता है कि जो टोडा जनजाति है वो नीलगिरी पर्वतों की मूल निवासी नहीं है और यह आर्य मूल की जनजाति है। ये दक्षिण की अन्य प्रजातियों से बिल्कुल ही भिन्न है और इनके नाक नक्श जो हैं, इनके जो शारीरिक लक्षण हैं, वो दक्षिणी भारत की प्रजातियों से बिल्कुल ही अलग हैं। इनका कद लंबा, रंग गोरा, नाक पतली, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, जो यहाँ दक्षिणी भारत के जो द्रविड़ समुदाय के लोग हैं उनसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। लगता है कि ये लोग जो है प्राचीन काल में, बहुत ही प्राचीन काल में यहाँ आकर बस गए थे। कुछ लोग इन्हें आर्यों के वंशज न मानकर यहूदी संप्रदाय से संबंधित भी मानते हैं। तो इस प्रकार इनके बारे में सभी लोगों के भिन्न भिन्न राय हैं। अब हम टोडा जनजाति की लोकेशन मानचित्र में देखेंगे। मानचित्र में आप देख सकते हैं जो टोडा जनजाति है वो दक्षिणी भारत में यहाँ स्थित है। ये नीलगिरी पर्वत की लोकेशन है जहाँ पर टोडा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। स्टूडेंट्स, परीक्षा में आपके मानचित्र अंकन कार्य में इस जनजाति की लोकेशन पूछ ली जाती है। अब हम बात करेंगे, हमने इनके परिचय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इनके निवास क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह जनजाति नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है जो तमिलनाडु में स्थित है और यह पश्चिमी घाट का ही एक पार्ट है। इनके अधिकांश जो निवास हैं वो 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को टोडा नाद के नाम से भी जाना जाता है। मलयालम में नाद का अर्थ होता है इलाका। नीलगिरी जो पर्वतीय क्षेत्र है वो उष्ण आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है। यहाँ पर वर्ष भर ऊंचा तापमान पाया जाता है और यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है। वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। यहाँ अधिक वर्षा वाले पश्चिमी घाट पर सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं और पूर्वी ढाल पर घास पाई जाती है। इस प्रकार जो ये नीलगिरी पर्वत का जो पश्चिमी घाट है वहाँ रेन फॉरेस्ट है और पूर्वी घाट पर जो है, पूर्वी ढाल पर जो है ग्रासेस पाई जाती हैं और इन्हीं घासों के कारण जो है टोडा जनजाति पशुपालक जनजाति बन गई है और ये अपने पशुओं में भैंसों को जो है प्रमुखता से पालते हैं। तो इन घास क्षेत्रों के आधार पर ही इन्होंने अपनी आजीविका को निर्वाह किया है। अब हम बात करेंगे इनके अर्थतंत्र की। जैसा कि मैंने आपको निवास क्षेत्र की विशेषताएं बताते हुए बताया कि नीलगिरी पर्वत के पूर्वी ढालों पर घास पाई जाती है और टोडा जनजाति इन्हीं घास क्षेत्रों के आधार पर पशु पालन करती है। ये लोग पशुओं में भैंसों को प्रमुखता से पालते हैं। कृषि कार्य को ये लोग हित तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। इसके कारण इनमें कृषि के प्रति जो है अनुरुचि पाई जाती है। पशुओं में भैंस पालन इनके लिए मुख्य है क्योंकि उष्ण आर्द्र जलवायु में भैंस पालन करना अधिक सरल होता है। ये लोग अपनी स्थायी बस्ती बनाकर रहते हैं और पशुपालन करते हैं। पर परिवार की आवश्यकता के अनुसार इनके ढोरों में भैंसों की संख्या होती है। इसके अलावा ये लोग जंगल से कंदमूल, शहद, गोंद ये भी इकट्ठा कर लेते हैं, यानी वन उपजों का संग्रहण कर लेते हैं। अब धीरे धीरे वो अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ अन्न और सब्जियां भी उगाने लगे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कॉफ़ी भी पैदा की जाती है। टोडा परिवार जो होते हैं आत्मनिर्भर होते हैं, लेकिन इनका जो अर्थतंत्र है, इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही अविकसित और आदिम स्तर की होती है। अब हम बात करेंगे इनके भोजन, वस्त्र, आभूषण और आवास की। यदि हम सबसे पहले इनके भोजन की बात करें तो ये मूलतः शाकाहारी होते हैं।
इनके भोजन में भैंस का दूध और उनसे बने हुए उत्पाद प्रमुख होते हैं। इसके अलावा जो ये जंगलों से कंदमूल फल एकत्र करते हैं उनको भी ग्रहण करते हैं। मोटा अनाज, ताड़ गुड़, आलू और साग सब्जी भी खाते हैं। ये विशेष अवसरों पर जो है भैंस का बलिदान करते हैं और प्रसाद के रूप में मांस को ग्रहण करते हैं। अब हम बात करेंगे इनके वस्त्र और आभूषणों की। जो टोडा पुरुष हैं वो धोती पहनते हैं और साथ ही उसके ऊपर ढीला सा चोगा पहनते हैं। ये सूती कपड़ों के बने होते हैं। इनमें धोती कुर्ता भी पहनने का प्रचलन है, लेकिन ये सिले हुए वस्त्र पहनना कम पसंद करते हैं। सिर को ढकना ये पसंद नहीं करते हैं। टोडा स्त्रियां जो है साड़ी पहनती हैं। इनकी स्त्रियां जो हैं वो गिलट और चांदी के आभूषण भी पहनती हैं। इसके अलावा मोती और मूंगा की माला भी पहनने का इनमें शौक होता है। तो इस प्रकार इनके जो वस्त्र आभूषण हैं वो सूती वस्त्र में से बने होते हैं और सिले हुए वस्त्रों को पहनना इनमें थोड़ा कम पसंद किया जाता है। अब हम बात करेंगे इनके आवास की। ये जो टोडा जनजाति के जो लोग हैं वो लकड़ी, बांस, ताड़ और घास से अपनी अर्धचंद्राकार झोपड़ी नुमा आवास बना लेते हैं। यानी इनकी जो झोपड़ियां हैं वो घास फूस, लकड़ी, बांस, ताड़ से बनी होती हैं और वो अर्धचंद्राकार होती हैं। ये 6 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंचाई वाली होती हैं। इनका जो छाजन होता है वो घास से बना होता है और ढलवा छतें होती हैं ताकि वर्षा का जल जो है किसी भी प्रकार से अंदर न आ पाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र है, यानी वर्षा अधिक होती है, तो अधिक वर्षा के कारण जो झोपड़ियों की छत है वो ढलवा बनाई जाती है और जो छप्पर हैं, जो ढलवा छत है वो ज़मीन तक लटकी रहती है। इसमें ये बांस का दरवाज़ा भी बनाते हैं, लेकिन एक छोटा दरवाज़ा अवश्य होता है जिसमें ये झुककर प्रवेश कर लेते हैं। इनके घर जो हैं वो कई खंडों में बटे होते हैं। अपने घर को ये अस कहते हैं। घर के सामने खुली ज़मीन भी रखना पसंद करते हैं और साफ सफाई को विशेष महत्व देते हैं। ये अपने घर के सामने ही भैंसों के लिए बाड़ा भी बनाते हैं जिसे फूस से छा देते हैं। 8-10 घरों का इनका गांव होता है जिसे ये मांड कहते हैं। यानी जो इनके 8-10 अस होते हैं वो मांड कहलाते हैं। ये इनका गांव जो है मांड कहलाता है। मांड के स्थल का चुनाव ये बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। यानी अपना गांव ऐसी जगह पर बसाते हैं जहां चारागाह है, जल के स्रोत हैं, सुरक्षा है और स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम स्थल हैं। इसीलिए रमणीक स्थल जो है इनकी बस्ती का प्रमुख कारण बन जाता है। ये ऊंचे स्थल को भी अधिक पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे इनके उपकरणों की और अस्त्र शस्त्रों की। तो इनके जो उपकरण हैं ये खाने के लिए, भोजन पकाने के लिए धातु के बर्तन प्रयोग में लेते हैं और इनके अस्त्र शस्त्र भी साधारण ही होते हैं। अब हम इनके सामाजिक संगठन की बात करेंगे। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है। कई भाइयों का परिवार जो है एक साथ ही रहता है। इनमें बहुपत्नी प्रथा भी है और बहुपति प्रथा भी है। इनके समाज में स्त्रियों की संख्या बहुत ही कम है। ये अंधविश्वासी हैं। प्रत्येक गांव का एक ग्राम देवता होता है। इसके अलावा ये अन्य देवी देवताओं को भी अपने रस्मों रिवाज के आधार पर पूजते हैं और उनकी पूजा पर खूब खर्चा करते हैं। देवियों को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि भी चढ़ाते हैं और मांस को जो है प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। ये तमिल और कन्नड़ की मिश्रित भाषा बोलते हैं। हालांकि उनकी अपनी बोली भी है जो परिवार में प्रयुक्त होती है। टोडा की जो जीवन पद्धति है कुछ हद तक जो हिमालय क्षेत्र में रहने वाली गद्दी जनजाति है उसी के समान है, लेकिन अंतर केवल चलवासी और स्थायी पशुपालन का है। यानी टोडा जो है वो स्थायी पशुपालन करते हैं। इसके अलावा टोडा जो है अपनी मान्यताओं और संस्कारों के प्रति बहुत ही सजग होते हैं। दूसरों से बातचीत में ये तमिल और कन्नड़ मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं और घर में अपनी ही बोली का प्रयोग करते हैं। टोडा जो है पूर्णतः आत्म केंद्रित जनजाति है जो अपनी आवश्यकता और उत्पादन में संतुलन कर आत्मसंतुष्ट रहने का प्रयास करती है, लेकिन अब धीरे धीरे सरकारी सहायता से इनकी स्थिति में सुधार होने लगे हैं और पशुपालन के साथ साथ ये कृषि कार्य भी करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप टोडा जनजाति के बारे में विस्तार से लेख लिखेंगे और हाथ से भारत का नक्शा बनाते हुए उसमें टोडा जनजाति की लोकेशन अंकित करेंगे। धन्यवाद।